हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए हम लोगों ने क्या चीज सीखी है। हम लोगों ने ये सीखा कि दो वेक्टर्स हों तो उनको ऐड कैसे करते हैं, या दो वेक्टर्स हैं तो उनका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ना, घटाना और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही तो बेसिक ऑपरेशन हम लोगों ने मैथमेटिकल पढ़ रखे हैं। तो बेटा जोड़ना और घटाना तुम सीख चुके हैं। रही बात मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, तो मल्टीप्लिकेशन अभी सीखेंगे। जहां तक डिवीजन की बात है तो वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइन नहीं है, यानी वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी अगर आप लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बात आप समझ पा रहे होंगे, ये डिफाइंड नहीं होता। अच्छा, अब रही इसकी प्रोडक्ट की बात। तो प्रोडक्ट की बात समझने के लिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि रियल नंबर को जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए पहला रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर और उसका रिजल्ट भी रियल नंबर। जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, याद कीजिए मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स से सपोज करिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलती है ये भी मैट्रिक्स मिलती है। ये रियल नंबर था दोनों, और ये भी रियल नंबर मिला था। ये दोनों मैट्रिक्स थी जो कि मल्टीप्लाई की जा सकती थी, और हम क्या देखते हैं कि उसका रिजल्ट भी मैट्रिक्स मिलता था। लेकिन वेक्टर्स के खेल में क्या होता है, जब हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं मल्टीप्लाई अभी लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करते हैं बी से, तो हमारा रिजल्ट बेटा वेक्टर ही आवे ये जरूरी नहीं है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ही आए, ये वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग थोड़ी बात है यहां पर। इस वजह से इन वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तब जब उसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है, और एक तब जब उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। तो आइए इस बात को हम समझते हैं। यानी हमारे पास जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो वेक्टर प्रोडक्ट अब कैसा है, एक तो स्केलर है, या उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चर्चा करेंगे इसी की पहले। और दूसरा हमारा रहता है जिसे स्केलर की जगह वेक्टर बोल देते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बात समझ रहे होंगे मोटे तौर पे, या बिल्कुल सही बात समझे तो इसका जो रिजल्ट होगा बेटा प्रोडक्ट के बाद वाला, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। रिजल्ट इज स्केलर, और इसका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट इज वेक्टर, इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट की और तरीके से। यानी अगर स्केलर डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, लेकिन कितनी आएगी, क्या वैल्यू होगी, इसकी चर्चा करते हैं। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि इसका जो रिजल्ट आना है बेटा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आनी है। यानी अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, ए डॉट बी, रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं ए बी दोनों का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। और ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी केवल मैग्नीट्यूड है इसके अंदर, दैट्स ऑल। यहां पर जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच होनी चाहिए। ये बात आप पकड़ के रखेंगे। कहने का क्या मतलब आया, कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर ए यहां है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, ये एंगल थीटा है। तो देखिए आपको ये थीटा देखिए 0 से पाई के बीच में है। अब इसको कोई बच्चा ये कहने लगे कि सर थीटा मैं यहां से यहां तक नापूंगा,
तो ये ए टू बी नहीं लेना है, ये थीटा देखिए पाई से बड़ा हो गया है, तो इसको नहीं कंसीडर करना है। आप बात पकड़ते रहिएगा, इसको कंसीडर करना है थीटा जो कि 0 और पाई के बीच में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूं इस पॉइंट पर। तो ये ध्यान रखिए कि ए डॉट बी, ए बी ये मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा आएगा, थीटा एंगल ए और बी के बीच का है और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। अब इसमें एक पॉइंट और उठता है कि मान लीजिए ए 0 हो जाए या हमारा बी 0 हो जाए, फिर क्या? इफ एक पॉइंट बना लीजिए, इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यानी एक अगर 0 हो जाएगा तो एंगल का तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुच करके यही पॉइंट शुरू होते ही खत्म हो जाएगा साहब। तो किससे एंगल नापेंगे? उस दशा में यह डिफाइन किया गया है कि हम ए डॉट बी को 0 कंसीडर करेंगे। अगर हमारा a 0 होता है या b 0 होता है, यानी 0 वेक्टर्स के बीच प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम 0 कंसीडर करेंगे। और बाकी नॉन जीरो जो वेक्टर्स होंगे तो उसका रिजल्ट आपको यहां से मिल ही जा रहा है, ए बी कॉस थीटा से। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन इसकी होती है। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, कुछ खास प्रॉपर्टी, और उसको ध्यान रखेंगे, आगे बड़ी इस्तेमाल होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग उस ऑब्जर्वेशंस को। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। तो जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ए डॉट बी का जो रिजल्ट है बेटा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी। ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 2 बात देखते हैं कि अगर इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, दोनों जीरो वेक्टर, इन दोनों में से कोई जीरो वेक्टर नहीं है, उस दशा में ए डॉट बी अगर 0 है तो इसका क्लियर कट मतलब है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्या मतलब? आप जान ही रहे हैं कि भाई ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। इस सिचुएशन में अगर ए डॉट बी 0 के बराबर का कॉस थीटा और ये 0 के बराबर हम कर दें तो ए 0 है नहीं, बी 0 है नहीं, तो कॉस थीटा ही तो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा 0 होना चाहिए, और इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू π/2 या 90 होनी चाहिए। इसी वजह से हम ये कह पाते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे एरो लगा देता हूं जिससे आपका ध्यान चला जाए। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका क्लियर कट मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अगर इन दोनों की बीच की वैल्यू 0 हो जाए, तीसरा पॉइंट, चलिए ब्लैक से ही लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन ए एंड बी, ये तो आप समझ ही रहे हैं, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, उस दशा में क्या होगा? आप जानते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए का मॉडुलस और कॉस थीटा, थीटा की जगह 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और आसानी से लिखना चाहें तो ए बी कह सकते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू बन जाती है डायरेक्टली क्या बेटा? ए बी के इक्वल। ध्यान रखने योग्य बात है। नंबर 4 पॉइंट लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अगर सपोज करिए जो थीटा है बेटा वो पाई बन जाए। नंबर 4 पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा भाई? ए लिखोगे ए डॉट बी, ए बी, और यहां लिखोगे कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू बन जाएगी साहब कितनी? -a, और ये रहा ए बी, या इसे सिंपल ए बी लिखा जा सकता है। तो अगर हमारा थीटा पाई हो जाएगा तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की रिजल्ट क्या आ जाएगा? -ab। ठीक, इसी बात पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर 5वें पॉइंट की चर्चा करें तो हम जानते हैं कि आई कैप को अगर आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाए
तो इसका मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो इसका सिंपल मतलब है आई कैप, जो डेफिनेशन होती है, फिर आई कैप, भाई ये पढ़े ना हम लोग, ए डॉट बी, ए बी, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉस थीटा, यही अप्लाई करते हैं यहां पर। तो पहले वाले का आई कैप का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, दूसरे वाला ये जो बी था इसका आई मॉडुलस, और इनके बीच का एंगल, तो आई कैप तो एक ही वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो ये वैल्यू रही 0। अब इससे क्या चीज मिली, कॉस 0 होता है 1, यानी वैल्यू हो गई आई कैप मॉडुलस ऑफ आई कैप। आई कैप की वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर होता है, और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो आई कैप, आई डॉट आई का रिजल्ट मिलेगा 1। इसी बात को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अच्छे से लिख लेते हैं, यानी आई कैप डॉट आई कैप, या जे का जे से, या साहब के का के से, और इन सबकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये एक हमारे पास पॉइंट मिल जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आई का हम जे कैप से ले लें डॉट प्रोडक्ट, आई कैप को हम ले लेते हैं जे कैप से, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और कॉस आई कैप तो होता है एक्स डायरेक्शन में वेक्टर, आप जानते ही हैं आई कैप तो होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, और जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना बेटा, आपको ये पता ही है। तो इस सिचुएशन में यहां लिख दोगे cos 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो 0 तो इधर वैल्यू आ जाएगी टोटल 0, आप जान पाए। यानी अगर मैं आई डॉट जे लिख दूं, या जे डॉट के लिख दूं, या इसके बाद में के डॉट आई लिख दूं, या आई डॉट के लिख दूं, कुछ भी लिख दो इसमें, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 0 के बराबर बेटा। तो इस तरीके से आप समझिए कि जब आई का अपने से ही डॉट प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू आएगी 1, और अपने से जब नहीं होगा दूसरे से होगा तो वैल्यू आएगी 0। अब अगर हमसे ये बोला जाए कि ए बी के बीच का वैल्यू का एंगल बताइए, ए वेक्टर बी के बीच का एंगल बताइए, तो एंगल कैसे बताएंगे, देखिए बहुत इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। हमें ये मालूम था, पॉइंट नंबर जहां तक 6 है, देख लेता हूं, हाँ ये 6 नंबर पॉइंट नंबर है। तो 6 नंबर पर बच्चों हम लोग एंगल निकालना चाहते हैं, तो ए डॉट बी का मतलब है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा याद करके रखिएगा 0 से पाई के बीच की चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय अगर हमें थीटा निकालना हो तो हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, थीटा आ गया। और थोड़ा सा आप चर्चा करना चाहें तो थीटा लिखिए और इसे लिख दीजिए कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए और बी, बस ये फॉर्मूला समझ लीजिए आप, यहां से बनाना चाहिए था मुझे। तो ये सब आपका एक फॉर्मूला सा आ गया कि भाई थीटा इसके बीच का निकालना है, तो इस तरह निकाल लिया करेंगे, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमारा जो 7वें नंबर का पॉइंट है कि जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब चाहे आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, आपको दोनों का रिजल्ट सेम ही मिलेगा। आप जान भी रहे हैं, वेक्टर ए इधर लिखा हुआ है, वेक्टर बी इधर ले रखे हो आप, ये थीटा है, तो जब ए डॉट बी लिया है तो इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, और अगर बी डॉट ए लिया है तो फिर भी लोगे ए बी बी ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जब बी से भी एंगल लोगे तो क्योंकि हमारा एंगल 0 से पाई में आना है तो हमें एंगल तो यही लेना पड़ेगा साहब, थीटा ही, उस समय फिर यही वैल्यू मिल जाएगी। आप बात पकड़ पा रहे होंगे। अब ये वैल्यू हो गई आपका दोनों इक्वल,
तो ये कम्यूटेटिव रूल लॉ फॉलो करता है, इसको पकड़ के जरूर दिमाग में रखें। अब स्केलर डॉट प्रोडक्ट की और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमें देख लेना चाहिए। उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट की ही बातचीत चल रही है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी शो करता है। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिविटी की क्या मतलब हो गया? अगर 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं, ए बी सी, नॉन जीरो वेक्टर्स बोल दें, तो मैं लिखूं ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी का। इसको भी पहचान के रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगली होती है प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर स्केलर किसी स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करिए लेमडा ए डॉट बी है, तो इस लेमडे को कहीं मूव कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं लेमडा ए डॉट बी या ए डॉट लेमडा बी, या कहीं भी भेज दीजिए लेमडा को, ये प्रॉपर्टी और इस्तेमाल हो जाती है। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एक लॉजिक और दिया जाता है जो कि बहुत सरल है कि हमारे वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है जिसमें आपने a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप लिखा है। ये क्या है? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर A। ठीक इसी तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में अगर दूसरा वेक्टर हमारे पास है जिसमें b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप कहना चाहूं, तो a डॉट b जब लूंगा तो देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा? यहां मतलब हो जाएगा a1 i कैप, ये पूरा वेक्टर लिखूंगा, प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। कितना सरल, देखिए डॉट प्रोडक्ट और ये सेकंड वाला वेक्टर b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हमने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी थी उसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस a1 i कैप को इससे डॉट प्रोडक्ट, इससे डॉट प्रोडक्ट, इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो साहब मैं लिखता हूं, ये टोटल 9 टर्म्स आने वाले हैं, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट, तो a1 b1 i कैप डॉट आई कैप। देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, इस a1 i का सेकंड वाले से डॉट। तो a1 मैंने a1 b1 पहले लिख लिया है क्योंकि जो कांस्टेंट हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 2 लेमडा कहीं भी जा सकता था, तो जो कांस्टेंट थे a1 b1 वो उसको छोड़ के बाहर निकाले जा सकते, कहीं भी भेजे जा सकते हैं। दूसरे इसकी बात करते हैं, तो a1 b2 इनको बाहर कर लिया, i कैप डॉट j कैप प्लस लास्ट वाला a1 b3 i कैप डॉट j कैप। अभी नंबर 2 पोजीशन को होल्ड कराते हैं, कलर बदल लेते हैं बेटा जिससे बात पकड़ में आवे, प्लस a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 b3 j कैप डॉट k कैप। ये a2 j कैप और ये तीसरा वाला b3 इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है। बिल्कुल आराम से देखिए। फिर कलर बदलता हूं बेटा जिससे बात पकड़ में आए। तीसरे वाले को पकड़ा और उससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया, a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस इसका इससे a3 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस इसका लास्ट वाले से a3 b3 k कैप डॉट k कैप। ये देखिए वैल्यू लिख दी है मैंने बहुत आसानी से। अब आप ये जान रहे थे कि i डॉट i की वैल्यू होती है 1,
आई डॉट जे या आई डॉट के, यानी अपने से जब मिलता है तो 1 और किसी दूसरे से मिलता है तो 0। इस हिसाब से आई डॉट जे ये वैल्यू हो जाएगी 0, आई डॉट के वैल्यू हो जाएगी 0, जे डॉट आई वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसी तरीके से इसकी वैल्यू 0 बेटा देख पा रहे होगे, इसकी वैल्यू भी 0। क्या बचा? केवल वही वाले बचे जो आई का आई से था, यानी a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस यहां बचा जे वाला a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस लास्ट वाला a3 b3 के कैप डॉट के कैप। बात पकड़ में आ रही होगी। अब एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, तो ये रहा a1 b1 जे डॉट जे 1 a2 b2 और इसी तरह रहा a3 b3। तो जब अब आपके लिए आसानी क्या होगी, ये क्यों करके दिखाया कि जब भी कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये रिजल्ट है इसका ना, इस a डॉट b का, जब भी कंपोनेंट फॉर्म में रिजल्ट निकालना हो इस तरह डॉट प्रोडक्ट लेके, तो i का i से करना होगा। देखिए a1 b1, j का j से a2 b2 और k का k से a3 b3, बाकी सब भूल जाइए। कितना सरल हो गया। तो इस वाले जो हमारा रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट को हम ध्यान रखेंगे और हमेशा आगे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो सिंपल, बात हो जाएगी खत्म। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। बहुत ही सरल टॉपिक है, कई बच्चे से घबराते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। इट इज ए वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक हमारा वेक्टर है ए और इसका हमें इस लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है। ये लाइन है साहब, एल लाइन कह दो, और इस लाइन से जो एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब है इसका असर इस डायरेक्शन में कितना है। असर तो ये तो हमने वैसे ही समझ रखा था, फिजिक्स पढ़ने वाले जानी, ए है तो इधर एक cos थीटा हो जाएगा, उसमें क्या रखा है ना। फिर भी समझने के लिए, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब हो जाएगा, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये जो ओ ए बी, ये जो ओ बी है, ओ बी वेक्टर is the projection vector of OA on a line L। बस इतनी सी बात है। ये प्रोजेक्शन वेक्टर है OB, और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बेटा बात कर लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपली प्रोजेक्शन, दैट्स ऑल। तो दो टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक है प्रोजेक्शन और दूसरा है, जैसा आप देख पाए, प्रोजेक्शन वेक्टर। और अभी मैं बता देता हूं प्यार से, जैसे आप समझ पाए। प्रोजेक्शन का मतलब इसका असर मैग्नीट्यूड कितना है, और वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर लिखेंगे तो प्रोजेक्शन वेक्टर तो वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये वेक्टर की फॉर्म में ओबी वेक्टर लिख दिया मैंने। अब इसका अगर ओबी निकाले, ये एंगल बना लीजिए, ये हाइपोटेन्यूज ले लीजिए, तो ओबी क्या रहा? cos थीटा होता है यहां, बेस अपॉन, बेस लिख लेता हूं ओबी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओए। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ओबी की वैल्यू साहब है ओए cos थीटा। देख पा रहे होंगे, ये मैग्नीट्यूड मैंने केवल लिख रखे हैं। ओए cos थीटा क्या चीज हो गई साहब? ओए cos थीटा हो गई प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? तो ओए वेक्टर का प्रोजेक्शन है। किस डायरेक्शन में? ये लाइन एल के डायरेक्शन में। बात पकड़ में आई होगी। अब इसी को वेक्टर बनाना है, ओबी तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर बनाना है तो आप लिख दीजिए ओबी मैग्नीट्यूड और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी डायरेक्शन वाले वेक्टर से। तो ओबी के बाद मैं ले लेता हूं ओबी कैप, ये एल दिखाने के लिए लिख दिया, बस ये काम खत्म हो गया। देखिए, बात समझ पा रहे हैं? ये ओबी पकड़ा, ओबी इज द मैग्नीट्यूड, ठीक, और साथ में लिख दिया डॉट ओबी वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर मिला आपको ओबी, अब ये क्या है? दिस इज ओबी वेक्टर, दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन
वेक्टर। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी कि भाई मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है और किसी लाइन की तरफ उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बना लेंगे एक छोटा सा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अब यहां पर जैसे दे रखा था, दे रखा होता कि ओ ए हमारा एक वेक्टर है और उसका प्रोजेक्शन एल के डायरेक्शन में निकालो, तो यहां पर ओ ए तो दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे ओ बी को ओ ए कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा। भाई ओ बी लिखा है तो ये ओ बी वेक्टर हो गया। अब ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, देखिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए ओ बी वेक्टर को सिंपली आप लिख सकते हैं, तो बच्चों देखते हैं यहां पर, ये तो था हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर। अगर हमें प्रोजेक्शन ही केवल चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए ओबी को ओबी कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रोजेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं इसको ओबी, दिस इज द प्रोजेक्शन। ये वेक्टर नहीं है, केवल प्रोजेक्शन है। वेक्टर ओए का ओए वेक्टर का इस दिशा में, एल दिशा में कितना असर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ओबी को लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है साहब, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं ओबी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर। अगर मैं ये रिजल्ट दे दूं, बल्कि इसको ओबी वेक्टर को, इस ओबी को लिख सकता हूं मैं क्या, ओए कॉस थीटा। अभी देखा था हम लोगों ने कि इसकी वैल्यू क्या थी ओबी की, ओए कॉस थीटा। अब सिंपली देखिए ओए कॉस थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस ओए वेक्टर को ले लो बेटा, और ये जो ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर से यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए, तो यही तो रिजल्ट आएगा। देखो इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है ओए का मैग्नीट्यूड, फिर ओबी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, ओए ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये ओए कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं, और इसी को पकड़ लीजिए आप हमेशा फॉर्मूले के तौर पर, कि अगर हमें फॉर्मूला देखिए बन गया ये। अब इस फॉर्मूले को पहला ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर हमें किसी ओए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ, एक ले लीजिए ओबी वेक्टर, ओबी कैप, इस डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन अगर चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ओए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा ओबी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। अब इसको लिखा जा सकता है ओए वेक्टर, और इस ओबी वेक्टर को लिख सकते हो ओबी पूरा वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, बन जाएगा यूनिटी वेक्टर, ये भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आप फिर से क्या लिख सकते हो, ओबी डॉट ओए डॉट ओबी अपॉन ओबी, ये ओ है, और इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए ध्यान कर लो, बस खत्म। कि अगर ओए का ओबी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए तो हम उसको ओबी ओए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ओबी लिख सकते हैं, या ओए डॉट ओबी निकाल लें और ओबी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो उसका असर आ जाएगा। वो असर इफेक्ट प्रोजेक्शन आ जाएगा। वो प्रोजेक्शन पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे लाइन मान लीजिए ये है, अब ये वेक्टर यहां पर था ओए वेक्टर, और इसका ये ओए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन थीटा ये था, तो इधर प्रोजेक्शन आया। मान लीजिए थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल है, ये देखिए थीटा बड़ा है पाई से 90 डिग्री से, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो उस समय इसका प्रोजेक्शन देखिए इस दिशा में आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी नेगेटिव, तो इस दिशा में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी ए डॉट बी एडजस्ट हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ रहा है, बात पकड़ में कुछ आ रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब आप ये समझ गए कि प्रोजेक्शन, सिंपल भाषा की बात करें किताब की, जैसे आप और आसानी से पकड़ पाए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अगर हमें लिखना हो तो कह सकते हैं ए ऑन बी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऐसे निकालने को एग्जाम में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी निकालिए और इसको
बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस रिजल्ट कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बात हो जाती है खत्म। अब बात हम लोग तीसरी पॉइंट देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा एंगल थीटा हो जाए 0, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अपने आप का ही आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू देखिए, अगर मैं लिखूं ए डॉट बी तो मैं लिख दूंगा ए बी और कॉस थीटा मतलब कॉस 0, यानी सिंपली आ जाएगा क्या, और इसको मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड भी करना था तो हमें b से डिवाइड भी करना है, तो b से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा, केवल a बचेगा। तो अगर हमारा वेक्टर ये जो OA वेक्टर है, ये जो थीटा था, अगर थीटा खत्म हो जाए तो ये OA का डायरेक्शन इसी लाइन में तो आ जाएगा, और इस लाइन में वो अपने आप का ही प्रोजेक्शन है। इसी लाइन की बात कर रहे हो, इसी लाइन में वेक्टर है तो अपने आप का प्रोजेक्शन हो गया। अब थीटा अगर समझ लीजिए पाई है तो वहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी -a। प्रोजेक्शन की बात करें तो, है ना, ये प्रोजेक्शन है। जब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करनी होगी तो प्रोजेक्शन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये -a की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहां पर हमारा OA इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में OA वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में हम चाहते हैं उसका प्रोजेक्शन। तो सिंपल सी बात क्या रही, निगेटिव आ जाएगा। इसका निगेटिव असर यहां देखना पड़ेगा, वो इसका प्रोजेक्शन होगा इस OA का। बात पकड़ पा रहे हो, अगर दोनों के बीच में एंगल पाई डिग्री है, हमको चाहिए इस डायरेक्शन में OB और है इस डायरेक्शन में, तो उसका प्रोजेक्शन असर कितना मिलेगा, निगेटिव ऑफ दिस वेक्टर OA वेक्टर, ये इसका असर मिलेगा। और सपोज करिए इनके बीच के एंगल अगर 90 डिग्री है, इफ थीटा इज, नंबर कौन सा है, नंबर शायद 4 है, तो 4 में देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 या थीटा की वैल्यू ले लो 3π/2। तो अगर मैं बात करूं, ये एक वेक्टर है OA और हमें प्रोजेक्शन चाहिए किधर, प्रोजेक्शन चाहिए इस डायरेक्शन में, OB के डायरेक्शन में। तो ये कितना प्रोजेक्शन, 90 डिग्री है, तो इसका प्रोजेक्शन रिजल्ट कितना होगा, 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन OB इज 0। इसी तरीके से 0 की जगह 3π/2 अगर है, 3π/2 का मतलब इधर चले जाइए, ये एंगल की बात अगर कर रहा है 3π/2 आपसे, तो इसको क्या कह सकते हो, ये भी आप कह देंगे इसका असर इस डायरेक्शन में 0 है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बड़े काम आते हैं। अच्छा, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे कहीं पर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो कोई वेक्टर R, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो ये जो x y z होते हैं इनको आप डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हो। डायरेक्शन के लिए इसके x y z, और इसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है x, मैं ऐसे लिख दूं, x इज द प्रोजेक्शन, x इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर R ऑन x एक्सिस। ठीक इसी तरीके से y इज द प्रोजेक्शन ऑफ R लिख देता हूं, और ये क्या रहा, ऑन y एक्सिस। और इसी तरीके से बेटा z को लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ R ऑन z एक्सिस। कहने का मतलब ये सिंपल सा इतना है कि अगर ये 3 एक्सिस आपने बना रखी हैं, ये x, ये y और इधर वाली z, ये कोई OP हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो x पार्ट, क्योंकि इसके पॉइंट आपने लिखे थे x y z, तो ये जो x आप चले हो x डायरेक्शन में, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन x एक्सिस। और इसी तरीके से y इधर चले होगे कुछ ऐसे, तो दिस इज y, और इसी तरीके से z इधर चले होगे तो दिस इज z। ये और आप समझ लीजिए, बाकी मैंने आपको समझा ही रखा है कि इसको अगर यहां से डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस डीसी कितने होंगे। तो डीसी के लिए आप, जिसे आप कॉस अल्फा भी लिखते हैं,
पहले वाले के लिए, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दें, जो कि l के बराबर आ जाएगा। ये डायरेक्शन डीसीज है। इसी तरह कॉस बीटा आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जिसे m लिखते हैं। और इसी तरह अगला पॉइंट एल एम के बाद n आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, भाई ये यूनिट वेक्टर नहीं सपोज करिए, कोई अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के केस में आप जानते ही उसको आसानी से लिखा जा सकता है। मान लीजिए आर कैप है तो आप लिख सकते हैं एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। या आप कॉस में लिखना चाहें तो एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, आई कैप कॉस बीटा, जे कैप और कॉस गामा, के कैप। आपको ये अच्छी तरह पता है कि इसका जब आर कैप का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। कैसे पता? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो मतलब रहा। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए इसका रिजल्ट आ गया 1। तो ये अगर यूनिट वेक्टर है तो आर कैप को इसके कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नहीं है तो नहीं है, तो आपने देखा ही कि वेक्टर आर अगर है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जहां पर एक्स वाई जेड को हम क्या क्या बोलेंगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज भी हैं और प्रोजेक्शन भी है। एक्स एक्सिस पर एक्स, वाई एक्सिस पर वाई और जेड एक्सिस पर जेड। किसका प्रोजेक्शन? आर का प्रोजेक्शन। बात पकड़ में आई होगी। चलते हैं एग्जाम्पल लगाने की तरफ। तो बच्चों लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 और देखिए कितना आसान है ये। फाइंड द एंगल, देखते हैं इसको। लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2। यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है वो 1 है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 2। एंड व्हेन, और साथ में एक कंडीशन और दे रखी कि ए डॉट बी की वैल्यू हमारी 1 है। हम जानते हैं ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। बाय डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसी का इस्तेमाल करेंगे तो ए बी और लिख देंगे यहां कॉस थीटा, और ये वैल्यू दे रखी है डॉट बी की 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। ए कितना है? 1। बी कितना है? 2। और ये रहा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आप जानते ही हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। हाफ का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 या एग्जाम्पल नंबर 13 कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी। बहुत सरल सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में देखते हैं बेटा, ये सारे सवाल बहुत आसान है। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट फॉर्म में है। हमें मालूम है कि दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। सरल भाषा में या जल्दी लिखने में ए बी कॉस थीटा भी लिख दिया जाता है। इस समय अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो मैं इसको ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी करने वाला हूं, उससे थीटा मिल जाएगा। तो इनका पहले हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं साहब। ए डॉट बी, वेक्टर ए लिखते हैं आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप। अब आपने देखा था कि जब भी कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई का आई के साथ वाला ही बचता है, जे के साथ जे वाला और के साथ के वाला, उसे ही कोफिशिएंट बचते हैं। तो आई कैप का कोफिशिएंट है 1 और इधर आई कैप का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 1 हो गया। प्लस जे की बात करते हैं, कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1। आपको याद होगा कि आई जे के का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई के कोफिशिएंट A1 B1 जो आता है उतना ही बचता है केवल। आई कैप का कोफिशिएंट इंटू अगले वाले का आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, प्लस जे का लिख दीजिए, के का लिख दीजिए।
और इसी तरह k का लिखते हैं तो -1 और इधर आ जाएगा +1। अब आप देख पा रहे हैं 1 -1 -1, तो वैल्यू आ गई -1। आप पकड़ पाए होंगे बात को। अब मॉडुलस ऑफ a निकालिए, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई कितनी, √3। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू आप निकालिए। अगर आप मॉडुलस b निकालूं मैग्नीट्यूड, तो ये भी वैल्यू देखिए 3 ही आ रही है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर √3। आप बात समझ गए होंगे। वैल्यू फॉर्मूले में फीड कर देते हैं। तो cos थीटा a डॉट b वैल्यू -1 आई थी, अपॉन ये वैल्यू लेते हैं विच इज √3, और फिर ये वैल्यू आ गई √3 अगेन। ये देखिए मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये वैल्यू हो गई -1/3। तो थीटा कितना आ गया यहां से, cos इनवर्स -1/3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आंसर भी लिख दूं मैं यहां, ऐसे आप आंसर को हाईलाइट भी कर दिया करिए, और ये cos इनवर्स -1/3 इज द आंसर। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एकदम आसान सवाल। अगला वाला बात पकड़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी देखिए कितना आसान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आगे भी आता रहेगा। तो लिखा है इफ a एंड b देन शो दैट a प्लस बी, ध्यान रखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी को परपेंडिकुलर शो करना है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं तो आपको मालूम है कि वो तभी, उनका डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं a प्लस बी यानी a कैपिटल A वेक्टर को मैं a प्लस बी बोल दूं, वैल्यू अभी निकाल लेंगे, और b को मैं a माइनस बी बोल दूं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हम दिखा दें। तो ये सब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है इनके लिए। बात पकड़ में आ रही होगी आपको। तो चलिए अभी हम लोग a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी में ये वेक्टर a लिखा है और ये वेक्टर b लिखा है, तो इनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 आई, ध्यान से देखिए, प्लस मैं j कैप लिख देता हूं, आगे जो वैल्यू आएगी, ये रहा -1 और ये रहा +3, तो 2 आ गई। k में -3 और -5 दोनों को ऐड करोगे तो -8 हो जाएगी। तो मैं इसको सिंपल दिखने के लिए -8 कर देता हूं, इसको 2 भी कर देता हूं। तो +2j कैप -8a कैप, आप समझ पाए होंगे। सिंपली इन दोनों को जोड़ दिया, 5 1 6, 2 और 8। a में से b घटाना है, तो 5 में से 1 घटाया 4i कैप, -1 में से -3 घटाया -4j कैप, -3 में से -5 घटाएंगे +2k कैप। ये a प्लस बी वेक्टर हाथ में आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का सिंपल मतलब क्या है, वैसे तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं, आप सीधे ओरली कर सकते हैं सवाल, लेकिन क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। अब जैसा हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके लिखते हैं, यानी 6 इधर वाला इंटू 4 प्लस ये रहा 2, फिर j का j वाला -4, तीसरा रहा -8 और इसका वाला 2। लेट्स सी कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। ये रहा साहब 24, ये रहा 8 और ये रहा -16, और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी a डॉट बी 0 है। हेंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये आपने शो कर दिया, ये आंसर हो गया, प्रूव कर दिया। इससे ज्यादा शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a
ऑन वेक्टर बी। आपको बताया था कि प्रोजेक्शन अगर हमें चाहिए हो वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी, तो सिंपल फॉर्मूला हम क्या लिखा करते थे, ए डॉट बी, और इसके जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए जिस तरफ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ए डॉट बी निकाल लीजिए साहब। तो ए डॉट बी, अब हम लोग यहां पे डॉट बी डायरेक्ट करेंगे। आई कैप का 2, इसका आई का 1, जे का 3 कोफिशिएंट, यहां जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 1। यही तो होता है जब ए डॉट बी किया जाता है। और इसकी वैल्यू हो गई 2 + 6 + 2, 6 2 8 2 10। ये 10 आ गया आपका ए डॉट बी। बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ बी कितना है, तो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये देखिए 4 5 6 √6 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो यहां रिजल्ट क्या रहा, 10/√6। ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही 10/√6। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, 10/√6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 10√6 और नीचे आ जाएगा 6, 2 से काट दीजिए 3 और 5। तो क्या आंसर रहा, 5√6/3 एंड दिस इज योर आंसर। 5√6/3 इज योर आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बड़े प्यार से कर सकते हैं। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम्पल, और ये भी बहुत ज्यादा सरल सवाल है। देखिए लिखा है फाइंड a - b का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का दे रखा है, और साथ में a डॉट b की वैल्यू 4 भी दे रखी है। हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को, अगर वेक्टर a है, अगर मैं इसी से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो इसकी वैल्यू हुआ करती थी a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a और कॉस 0, यानी इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। अब मैं इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा और यहां पर जो वेक्टर लिखा है a - b का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर ले लेता हूं और इसको आसानी से लिखा जा सकता है a - b डॉट प्रोडक्ट a - b। कैसे लिख पाए आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, तो यहां पर a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, और b का b से तो माइनस b डॉट b लिखा जा सकता है। अब a डॉट a का मतलब फिर वहीं से रिजल्ट ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, इसको लिखिए a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b अगेन, दोनों चीजें बराबर हैं, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब इसको फिर से एक बार लिखता हूं, माइनस 2a डॉट b माइनस मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू दे रखी 2 का स्क्वायर और a डॉट b 4 है, तो 2 × 4 माइनस b की वैल्यू b की 3 है, तो 3 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 8 और साथ में -9, और ये वैल्यू आती दिख रही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि -b का मल्टीप्लिकेशन -b से होगा तो प्लस आ जाएगा यहां पर, और ये वैल्यू हो जाएगी +9। तो 9 4 13, 13 में से 8 चले गए तो बचा 5, ये वैल्यू रही 5। तो a - b स्क्वायर इज 5। तो यहां पर a - b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √5। माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, और यही आपका देखिए आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आप कर सकते हैं। आसान सवालों में से सारे सवाल बड़े आसान हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, हर सवाल निकलेगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब देखिए 18 में जो चीज बोली है उसको करेंगे। इफ a इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब
इसका मैग्नीट्यूड दिया है 1 एंड x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड x का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ x समझ लें। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, देखिए x माइनस ए वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट की चर्चा की जा रही है। तो यहां पर हम जानते हैं कि हो जाएगा x डॉट x प्लस x डॉट a फिर माइनस a डॉट x फिर माइनस a डॉट a। ये देखिए बिल्कुल बराबर तरीके से लिखा है। अब ये कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, तो a डॉट x हो या x डॉट a बात बराबर है, तो ये तो गया कट आपस में। यहां वैल्यू क्या आ गई, दिस इज x का स्क्वायर और यहां आ गई माइनस a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दे रखी थी हमको 8। अभी देखते हैं साथ में, देखिए ये a का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x का वैल्यू कितना आया, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, दिस इज 3 इज द आंसर। -3 नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इनइक्वालिटी का सवाल है, ये भी बहुत आसान है, फेमस है कॉशी सोवार्ट्स इनइक्वालिटी के नाम से। लिखा फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव दिस रिलेशनशिप। किसी भी वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इफ अगर वेक्टर हमारा a0 है और b0 है, अगर दोनों हमारे वेक्टर 0 हो जाएं तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। देखिए साहब, अब आप जानते हैं कि a डॉट b में कोई भी एक वेक्टर 0 हो जावे तो इसकी वैल्यू होती थी 0। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड भी निकालने जाएंगे, ये 0 a डॉट b का मैग्नीट्यूड, तो इसका वैल्यू भी कितना मिलने वाला है, 0। बात पकड़ में आती है। और इन दोनों में से वेक्टर अगर एक भी 0 है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। उस सिचुएशन में भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, a डॉट b हो जाएगी 0, आप समझ पा रहे होंगे। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, अगेन 0, क्योंकि इन दोनों में कोई वेक्टर 0 है। और ये मैं इसको नल वेक्टर लिख देता हूं। इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे आप तो ये हो जाएगा 0 साहब, और इसका लेंगे अगर होगी तो इसका 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0, दैट इज ट्रू फॉर या इफ हमारा एक वेक्टर 0 है या फिर दूसरा वेक्टर 0 है या दोनों ही 0 वेक्टर है, उस केस के लिए ट्रू है। अब सेकंड केस मानते हैं जब ये दोनों 0 के बराबर नहीं है। अब लेट या सपोज जहां पर हमारा वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है और यही हमारा b भी 0 के बराबर नहीं है। पहले केस को दिखा दिया कि अगर a 0 हो, b 0 या दोनों 0 हो तो ये ट्रू है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गई। ये देखिए इक्वल टू और लेस देन का साइन लगा हुआ है। और अगर यहां पर ये 0 नहीं है तो हम क्या जानते हैं, a डॉट b की जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस ऑफ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होती है। और यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a और इसका मैग्नीट्यूड। अब बोथ साइड अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, देखिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं इस तरीके से तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। बात समझ में आ रही होगी, 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है कह दीजिए, तो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। देखिए ये सिचुएशन, अब ये सिचुएशन हो गई तो ये इनइक्वालिटी तो उसके बराबर है। यहां से आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख पाएंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है इसको शिफ्ट करना होगा। अब यहां पे आप लिखने पे आ गए तो उसको लिख सकते हैं a डॉट b, और यहां मॉडुलस के अंदर मॉडुलस से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन a और b। और यही देखिए इनइक्वालिटी थी, प्रूफ कर दिया आपने। मेरे ख्याल से दिख रही होगी। ये थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूं, थोड़ा छोटा कर लूं,
ये देखिए यही इनइक्वालिटी अपने को प्रूफ करनी थी, जो प्रूफ हो जाती है ये। और यहां पर देखिए ये इनइक्वालिटी बड़े आराम से प्रूफ हो गई। और ये क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी, है बहुत आसान। ये ध्यान रखिएगा, पहले जीरो के लिए अलग से दिखाइएगा और फिर कोई भी वैल्यू जो जीरो के बराबर नहीं उसके लिए अलग से, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं रख सकते आप। ए बी में जीरो, डिटर्मिनेंट में डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा, इसलिए ए बी को अलग से जीरो वाला केस मान के अलग से दिखाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 और 20 पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा जिससे स्क्रीन पे आसानी से आ पावे। और यहां पकड़ते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई है ये क्वेश्चन की नहीं है, नीचे का आ गया है। तो ये इतना ही क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसके लिए भी ए बी को पहले जीरो मान के शो करेंगे, फिर विदाउट जीरो मान के शो करेंगे। तो सपोज करिए इफ ए हमारा नल वेक्टर है और बी हमारा नल वेक्टर है साहब, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में दोनों जब ये नल वेक्टर हैं तो ये नल वेक्टर का और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एलएचएस पे? ये वैल्यू हो जाएगी 0। और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 0। ये क्या हो जाएगी? 0 प्लस 0। तो आपने क्या देखा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आ गई। और अगर इनमें से दोनों एक साथ 0 ना हो तो भी इक्वल आ जाएगा। देखिए सपोज करिए यहां पर इफ ए हमारा नल वेक्टर है और बी हमारा कोई वेक्टर है, नल वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल टू नल वेक्टर ऐसे लिख दो चलो। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? यहां जब वैल्यू डालोगे तो ए की जगह नल वेक्टर और इसकी जगह बी वेक्टर, ये रहा एलएचएस, और इसकी वैल्यू की नल वेक्टर जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं है, ये बन गया आपका बी का मैग्नीट्यूड। आरएचएस में चले जाओ तो आरएचएस में आपने लिखा था, देखिए यहां पर ए जो कि नल वेक्टर था प्लस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू केवल बचेगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस अब भी है। इसी तरह एक केस और ले सकते हैं, जब हमारा ए 0 नहीं हो नल वेक्टर और हमारा बी नल वेक्टर हो, तो इसी तरीके से जैसे दिखाया रख के एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ ही जाएंगे तब भी। तो यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर में कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हो, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब इसमें हम लोग ये मानेंगे कि ए बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन नल वेक्टर्स हैं, तब के लिए इनइक्वालिटी ट्रू है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो साहब ये इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं और लेट कर लेता हूं कि जो ए है वो नल वेक्टर नहीं है और बी भी नल वेक्टर नहीं है। इनइक्वालिटी क्या थी? इनइक्वालिटी शो करनी है ए प्लस बी, जो प्रूफ करना है लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, जो a प्लस बी लिखा हुआ है इसका मैं ले लेता हूं स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ले लोगे तो ये वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी। इसका देखिए यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको पकड़ के चलना होगा। अब यहां पर देखते हैं, ये देखिए वैल्यू क्या आ गई? ये a डॉट a करो, फिर लिखो b डॉट a। ये इससे करना चाहिए था नहीं, आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। a से किया तो a डॉट a से किया तो a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। आप जानते हैं डॉट a का मतलब होता है ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए बी और बी डॉट ए एक ही चीज है, तो 2a डॉट b। और यहां हो गया इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो a डॉट b होता है, हमेशा जो x होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता वैल्यू।
आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, समझिएगा x हमेशा मॉडुलस ऑफ या उसके मैग्नीट्यूड से छोटा ही होता है या उसके बराबर हो सकता है। तो उस सिचुएशन में यहां पर ये जो नंबर है a डॉट बी एक नंबर है, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अब इस साइन को यूज करते हुए, क्योंकि ये अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं देखिए ध्यान से, ये मैं इसको a डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू थी इसके इक्वल थी, लेकिन जब जैसे ही हमने मॉडुलस का साइन यूज किया, उसके मैग्नीट्यूड का साइन किया, ये हमेशा इस क्वांटिटी से बड़ी होती है, तो ये पूरा इससे बड़ा होगा ना, तो यही तो लिखा है इज ग्रेटर इज लेस इज, ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, इस वैल्यू से। तो ये अब इनइक्वालिटी, देखिए इनइक्वालिटी का साइन कैसे आ गया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा यहां कि ये साइन कैसे कन्वर्ट कर गया इस फैक्टर की वजह से। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति है, ये जिम्मेदार व्यक्ति है। बात इसको समझ में आनी चाहिए, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे a डॉट बी इसके बराबर था, लेकिन a डॉट बी की जगह जहां इसका हमने मैग्नीट्यूड डाला, ये वैल्यू हो जाएगी इससे बड़ी, तो जी ये इसके बराबर था, तो ये हिस्सा इससे छोटा ही होगा। ये देखिए समझ गए होंगे। अब देखिए अगले में क्या करेंगे हम लोग, अगले में जो पिछला अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा a डॉट बी है, इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होती थी a और b से। ये रिजल्ट हमारे पिछले एग्जाम्पल में आया हुआ है, तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल अभी करो तो ये वैल्यू हमारी और छोटी हो जाती है, प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के। देखिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी है, ये क्वांटिटी बड़ी है, तो इसको तोड़ देंगे तो ये क्वांटिटी तो इससे बड़ी होगी बड़ी होगी, तो इनइक्वालिटी यहां तक पहुंच गई। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट यहां से यहां कैसे पहुंच रहे हैं, इस इनइक्वालिटी का सहारा लेते हुए। ठीक, अब देखिए यहां पे पहुंच गए तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो साहब एक फॉर्मूला नजर आ रहा है a प्लस बी वाला, तो इसको लिख सकते हो, ये तो गिनती है ना, तो a और b का स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। अब ये देखिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो और दोनों सब वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव इन नेचर, तो आप स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, हटा देंगे तो ये वैल्यू क्योंकि जब पॉजिटिव इन नेचर है तो आप आसानी से कह सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ये रिजल्ट आपका देखिए प्रूव्ड हो गया, और यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था। ये देखिए, तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल शांति से। उम्मीद है आप बात को समझ और पकड़ पा रहे होंगे। ये कहां से यूज किया था, ये देखिए पीछे यूज किया था इस सवाल में। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 19 था, आपने देखा था अभी a डॉट बी, जैसे आपको याद आता है इस वजह से मैंने दिखाया, इसका इस्तेमाल यहां किया है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाता है आपको। ये एग्जाम्पल नंबर था 20। अगला सवाल करते हैं बेटा, ये रहा साहब एग्जाम्पल नंबर 21। अब 21 में देखते हैं, ये एग्जाम्पल जहां तक आखिरी एग्जाम्पल है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब अगर देखिए पिछली वाली जो इनइक्वालिटी थी, अगर उसमें ध्यान दें आप, तो इस इनइक्वालिटी में ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, ये अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, मतलब सी यहां आ जाए, सी यहां आ जाए, तो उस दशा में क्या होगा, हमारा जो सी होगा, सी यहां पहुंच गया देखिए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी वेक्टर, और बराबर आ जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आ जाएगी, या जो मैग्नीट्यूड प्रूफ करने को बोला था वो एक कोलिनियर होने के सेंस में a प्लस बी की वैल्यू ये रही a, और इसी को यहां तक गिरा देंगे तो b ये रहा b, तो a b बराबर होगा हमारे AC के बराबर। बात आप समझ गए, यही चीज हमें यहां दिखानी है। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, देखिए ये AB का, BC का और AC का, और दो का मैग्नीट्यूड जोड़कर अगर तीसरे का मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं अभी AB, तो पहले निकालना पड़ेगा AB वेक्टर, तो
तो ए बी वेक्टर जानते हैं कैसे निकालते हैं, बी में से ए घटाओ, तो यहां 1 था, 1 में से -2 घटाया तो -i कैप, फिर 2 में से 3 घटाया -j कैप, 3 में से 5 घटाया -2 कैप। समझ पाए होंगे, पोजीशन वेक्टर जो बी है उसमें से ए वाले का पोजीशन वेक्टर घटा दो। रही बात अब बीसी वेक्टर की, तो बीसी वेक्टर ये है, तो आई है 7, 7 में से 1 घटा 6, जे है ही नहीं 0, 0 में से 2 गया -2j, फिर -1 में से -3 तो -4 के, ये देखिए वैल्यू आ गई बीसी की। अब ले लेते हैं हम लोग एसी की वैल्यू, ए और सी आपको दिख रहा, सी में से ए घटाओ तो 7i में से 2 घटाओगे 9i, -1 में से जे है ही नहीं 0 में से 3 घटाओगे -3j, और 7 में -1 में से -5 घटाओगे -6 के। अब इसी को देखते हुए इसका मॉडुलस या इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब हम लोग, तो दिस वन स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और इस -2 का स्क्वायर 4, 4, 5, 6 √6 आ गया। यहां पे आ जाओ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी, अब यहां पर 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर -2 का स्क्वायर 4, और -4 का स्क्वायर 16, तो 16, 4, 20, 20 और 36, 56, √56। देखते हैं बेटा, और अगली बात करते हैं हम लोग, ये रहा 9 का स्क्वायर एसी। अब इसकी बात करते हैं, तो 9 का स्क्वायर विच इज 81, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आई। तो बच्चों यहां पर इसको ऐड किया और ये वैल्यू मिल गई 90 + 36, 126। तो इसको देखिए कुछ अगर बाहर हो सकता है तो बाहर कर लेते हैं, जरूर बाहर हो रहा है, ये 2√14 हो गया, 4 × 14 करोगे 40, 56 आ जाएगा। यहां बाहर कीजिए तो यहां वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 126, और 3 बाहर चला जाएगा तो 3, 3 जा 9, √14, 9 × 14। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आपने घटाया था तो ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ है कैलकुलेशन, यहां 1 था, 1 में से -2 किया था तो 3 आ गया था, तो प्लस का 3 होगा बेटा, तो इसको सही कर लेना चाहिए, इसको लिख देना चाहिए प्लस का 3, और 2 भी चेक कर लो, 2 में से घटाया था तो -1, और 3 में घटाया था 5, -2, अब सही है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9, तो 9, 1, 10, 4, 14, √14 आ रहा है, तो मुझे यहां लिखना चाहिए √14। अब यहां पे क्लियर कट आप देख पा रहे कि नहीं, 2 को जोड़ो, ये देखिए ए बी का मैग्नीट्यूड अगर हम बीसी के मैग्नीट्यूड में जोड़ें तो रिजल्ट हमें मिल रहा है एसी का मैग्नीट्यूड, यानी √14 था ये देखिए, और इसमें था 2√14, और ये वैल्यू थी 3√14, ये देखें आप। तो दैट मीन्स हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो प्रूफ करना था वो आपने कर दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक और देखिए बुक में दिया मेंशन, तो और दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए ये तीनों को अगर आप a + AB + BC करेंगे तो सी ए के बराबर आ रहा है। ये देखिए यहां पर अगर ए बी बी सी को जोड़ दीजिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी में अगर हम बी सी वेक्टर जोड़ दें तो देखिए 3, 6, 9, ये -3, -6, यानी ये ए सी के बराबर आ गया बेटा। देख पा रहे हो, ये आने के बाद भी भाई जब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाती है ना, ये देखिए यहां पर आप समझिए इस बात को, जब आप ट्रायंगल फॉर्मेशन एक करते हो ए बी सी, तो कुछ लिखते हो ना कि ए बी वेक्टर + बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये यही चीज आ रही है। इसके आने के बाद भी ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ए बी सी स्ट्रेट लाइन में है। बात समझ में आई आपको? इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब ये जरूरी नहीं है, ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि वो ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है।
वो कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर कह रहा हूं, कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स में ये चीज ट्रू हो जाएगी, देखिए। और यहां पर ये दिक्कत आ रही है, आप बात पकड़ पाए होंगे पूरी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सुपर एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा और अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।